संजीव अपने दोस्तों राघव और प्रतीक के साथ बियर बार में बैठकर बियर पी रहा था। संजीव आज बहुत खुश लग रहा था। अरे यार, आज की पार्टी में तो मजा आ गया। तुम दोनों दोस्तों के साथ तो मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है कि क्या बताओ कितनी अच्छी है। अरे भाई, अब दोस्ती की है तो जीना मरना सब साथ में। हाँ अरे यार सुनो, जल्दी से एक बियर और ऑर्डर करते हैं ना, एक आखिरी, और उसके बाद ये जश्न यहीं खत्म हो जाएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं। वेटर, जल्दी से 2 बियर की बोतल लेकर आओ। आज मेरे दोस्तों को जश्न मनाना है, क्यों? इतने में वहाँ पर एक बहुत सुंदर लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर हाथ में बियर की बोतल लेकर उसके पास आती है। ये लीजिए, आपने बियर ऑर्डर की थी ना, मैं लेकर आ गई। क्या बात है यार, इस बार की वेटर तो बड़ी सुंदर है। अब बियर लेकर आई हो तो अपने हाथों से ही पिला दो ना। हाँ, क्यों नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। क्या बात है यार, अब तो लगता है रोज यहीं आना पड़ेगा। उसके बाद वो लड़की उन तीनों को बियर सर्व कर देती है। पार्टी करने के बाद वो तीनों अपने अपने घर जाते हैं। प्रतीक, संजीव और राघव को उनके घर छोड़कर जैसे ही अकेला अपनी कार में आकर बैठता है तो अचानक उसे एहसास होता है जैसे उसकी कार की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा हुआ है। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम मेरी कार में कब आई? अरे तुम तो बार में वेटर थी ना। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था आपके साथ आपके घर चलने का, इसलिए मैं आपके साथ चली आई। अरे लेकिन तुम मेरी कार में आई कब? अभी कुछ देर पहले तो यहाँ पर मेरे दोस्त बैठे हुए थे। प्रतीक के इतना बोलते ही उस लड़के का चेहरा खतरनाक तरीके से बदल जाता है। उसकी आंखें पत्थर की तरह सफेद और पूरे शरीर पर नीली नीली नसें उभर आती है। गाड़ी चलाओ, पूरी स्पीड में चलाओ, और अगर तुमने गाड़ी रोकने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डर की वजह से प्रतीक के पसीने छूटने लगते हैं। उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। प्रतीक बिना कुछ सोचे समझे कार को फुल स्पीड से चलाना शुरू करता है। चलते चलते वो शहर से दूर एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और सामने अब सिर्फ पहाड़ी का किनारा दिख रहा है, जिसे देख प्रतीक घबरा कर अचानक से कार को ब्रेक लगाता है। देखो, मुझे छोड़ दो मुझे। अगर मैंने गाड़ी जरा सी भी आगे बढ़ाई तो हम दोनों नीचे गिरकर मर जाएंगे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब कुछ नहीं हो सकता। छोड़ दो मुझे। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज मुझे जाने दो। छोड़ दो मुझे। गाड़ी आगे बढ़ाओ। और तभी अचानक से बिना प्रतीक के स्टार्ट किए उनकी कार आगे बढ़ती है और गहरी खाई में गिर जाती है। उसके चीखने की आवाज़ें चारों तरफ सुनाई देती है। तुझे मारकर मेरे कलेजे में जल रही आग को थोड़ी शांति तो मिल गई, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई। और फिर अगले दिन राघव और संजीव को पता चलता है कि प्रतीक की पहाड़ी से नीचे गिरकर मौत हो गई। अरे कल रात की तो बात है यार, हम सब बैठकर पार्टी कर रहे थे, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। राघव शहर से इतना बाहर उस पहाड़ी पर इतनी रात को क्या करने गया था? अरे यार, वही सोचकर तो मैं भी परेशान हूँ। हम दोनों को छोड़ने के बाद तो वो सीधा अपने घर जाने वाला था, और वो आत्महत्या क्यों करेगा भाई? कल रात तक वो कितना खुश था, हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहा था। हाँ, लेकिन पुलिस ने तो यही कहा है कि प्रतीक ने अपनी कार को जानबूझकर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया और आत्महत्या कर ली। अरे यार संजीव, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। चल ठीक है, अब मैं अपने घर जाता हूँ। ओके, बाय। राघव अपने घर में अकेला था।
दोपहर का वक्त था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कौन है? अरे 1 मिनट रुको, अभी आता हूँ। राघव ने जैसे ही दरवाज़ा खोला उसने देखा कि सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। कौन है आप और यहाँ किससे मिलने आई हैं? देखिए ना, बाहर बारिश शुरू हो गई थी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। आपका घर नज़र आया तो सोचा कुछ हेल्प ले लेती हूँ। क्यों नहीं, आइए ना, आइए आइए। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, क्या आपके पास टॉवल मिलेगा प्लीज़? राघव अपने बाथरूम से एक टॉवल लाकर उस लड़की को देता है। थैंक यू सो मच, अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी क्या जल्दी है? आप चाहे तो बारिश रुकने तक यहाँ पर रुक सकती हैं। हाँ। लड़की ने पलटकर राघव की तरफ देखा। नहीं, मुझे जाना होगा, मेरा काम बाकी है। और वो वहां से चली गई। उस लड़की के जाने के बाद राघव अपने बाथरूम में नहाने के लिए गया और जैसे ही उसने बाथरूम में देखा तो उसका टॉवल वहीं पर लटका हुआ था। उसने टॉवल हाथ में लिया तो देखा कि उसका पूरा टॉवल खून के धब्बों से सना हुआ है। अरे अरे ये क्या? ये टॉवेल तो मैंने उस लड़की को दे दिया था। ये वापस मेरे बाथरूम में कैसे आ गया? और इस पर ये खून के धब्बे कहाँ से आ गए? राघव ने आईने में देखा तो उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा चाकू का कट लगा हुआ था जिससे खून बह रहा था, जिसे देख राघव के होश उड़ गए। हाँ, अरे ये क्या? मेरी गर्दन इतनी ज्यादा कटी हुई है और मुझे दर्द भी नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघव घबराकर बाथरूम से बाहर आया और अपना मोबाइल उठाकर उसने संजीव को फोन लगाया। संजीव जल्दी से मेरे पास आ जाओ। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, जल्दी आ जाओ। उधर से आवाज आई, लेकिन वो आवाज संजीव की नहीं बल्कि एक लड़की की थी। कुछ अजीब नहीं हुआ है, बस तुम्हारी मौत तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें मार कर चली गई। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हो राघव, इसलिए तुम्हें अपनी गर्दन के कटने का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। अब संजीव के पास खबर पहुंचती है कि राघव ने अपने ही घर में चाकू से गर्दन काटकर आत्महत्या कर ली। ये सुनने के बाद संजीव के होश उड़ गए। वो पसीने से तरबतर हो गया और एक अनजाना डर अब उसके दिल को सताने लगा। संजीव के साथ ही उसका एक छोटा भाई राजीव भी रहा करता था। अपने भाई को इस तरह परेशान देखकर राजीव उसके पास आया। अरे भैया, क्या हुआ भैया? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? प्रतीक और राघव की मौत, मेरा मतलब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। अचानक से मेरे दोनों दोस्तों ने आत्महत्या क्यों कर ली? अरे वो तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है भैया। हाँ, हो सकता है कि कोई परेशानी होगी और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा। हाँ, लेकिन दोनों की जिंदगी में एक साथ परेशानी और दोनों का इतनी खतरनाक तरीके से आत्महत्या करना, कहीं ऐसा तो नहीं मैं भी मर जाऊंगा? अरे आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भैया? वैसे ही मैं इतना परेशान हूँ। जब से अंजलि ने मेरा साथ छोड़ा है तब से सब कुछ बहुत अजीब सा हो गया है। रोज रात को डरावने सपने आते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंजलि बार बार मेरे सपनों में आकर मुझे डराने की कोशिश करती है। अंजलि का नाम सुनते ही संजीव की आंखें फट गई और उसके गले में आवाज अटक गई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ भैया? अंजलि का नाम सुनकर आप इतना डर क्यों गए? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो बस जब से अंजलि की मौत की खबर सुनी है तब से डर सा मन में बैठ गया है, बस, और कुछ नहीं। भैया, लगता है अपने दोस्तों की अचानक मौत की खबर के कारण आप परेशान हो गए हैं। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो गई है, ठीक है? रात के लगभग 10 बजे थे। राजीव और संजीव दोनों अपने कमरे में गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक से राजीव को ऐसा लगा जैसे उसके पास में उसके कंबल के अंदर कोई लिटा हुआ है।
कौन है? कौन है वहां पर? अंजलि। राजीव ने कांपते हुए टेबल लैंप का बटन दबाया और देखा कि अंजलि खून में तरबतर उसके बाजू में लिटी हुई थी। तुम तो मर गई थी ना अंजलि? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मिलने आई हूँ राजीव। तुम तो मेरे होने वाले पति थे ना, फिर अब तुम्हें मेरे यहाँ तुम्हारे पास होने से डर क्यों लग रहा है? लेकिन तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? और तुम्हारे शरीर पर इतना सारा खून। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये खून नहीं, ये तो हमारी शादी के लाल जोड़े का रंग है जो मैंने हमारे शरीर पर लगा लिया है। राजीव बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो भागकर अपने कमरे का दरवाजा खोलकर संजीव के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन है? भैया दरवाजा खोलो जल्दी। राजीव ने पलट कर देखा तो अंजलि लाल लाल आंखों से घूरती हुई उसी की तरफ आ रही थी। भैया जल्दी दरवाजा खोलो वरना मुझे मार डालेगी। संजीव ने झटके से दरवाजा खोला और राजीव को इस तरह रोते घबराते देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या हुआ? अरे इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? सब ठीक तो है ना? भैया वो आ गई है। वो मरने के बाद भी यहाँ आ गई है भैया। अरे कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम राजीव? बताओ। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ? भैया वो अंजलि वो यही है, मेरे पीछे है। अरे लेकिन वहां तो कोई भी नहीं है राजीव, कोई नहीं है। पलट कर देखो वहां पर। जैसे ही राजीव ने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो रात किसी तरह से बीत गई और अगली सुबह जब संजीव नाश्ता कर रहा था तो अचानक से उसके सामने रखे दूध के गिलास का रंग बदलने लगा। माँ, आपने आज दूध में क्या मिलाया है? देखिए ना, उसका रंग बिल्कुल लाल हो चुका है। अरे बेटा, थोड़ी सी हल्दी डाली थी, तू भी ना जल्दी से पी जा हल्दी वाला दूध। अरे ऐसा दूध पीने से सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ, हल्दी से दूध का रंग पीला होना चाहिए, लाल नहीं। वो क्या है ना भैया, आजकल हर चीज में मिलावट आती है। हो सकता है हल्दी में किसी चीज की मिलावट हो। पी जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। चलो ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो मैं इसे पी लेता हूँ। वैसे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मैं निकलता हूँ। संजीव जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचा, ऑफिस में काम करते वक्त उसे अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। और जैसे ही संजीव ने अपने ऑफिस के बाथरूम में लगे आईने के अंदर खुद को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। उसकी स्किन का कलर लाल पड़ चुका था, सुर्ख लाल। क्या हो रहा है मुझे? मेरे शरीर का रंग लाल कैसे हो गया? दूध में कोई केमिकल तो नहीं था? मुझे कुछ हो नहीं जाएगा ना? तभी संजीव को अपने कानों में एक बेहद खौफनाक आवाज सुनाई देने लगी। ये मेरे खून का रंग है, उसी खून का जिससे तेरे हाथ रंगे हुए हैं। तूने मार दिया, मुझे मार दिया। कौन है यहाँ पर? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। देखो मुझे डराने की कोशिश मत करो। डराने की कोशिश कौन कर रहा है? मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आई हूँ, जैसे मैं तेरे बाकी दोनों दोस्तों को अपने साथ ले गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे दोस्तों को साथ ले जाने का क्या मतलब है तुम्हारा? चलो ठीक है, मैं तुम्हारे सामने आ जाती हूँ। अपनी आंखें बंद करो। संजीव डर के मारे बाथरूम से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा लॉक हो जाता है। अब पूरा बाथरूम लाल रंग की रोशनी में डूब चुका था। तभी अचानक से उसने देखा कि खून से लथपथ अंजलि उसकी आंखों के सामने खड़ी है और उसके साथ प्रतीक और राघव भी खड़े हुए थे। अरे ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? और तुम तो सब मर चुके हो ना? फिर ये मेरी आंखों के सामने कैसे? प्रतीक, राघव, मेरे दोस्तों,
हम अब तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, अंजलि के गुलाम हैं। जैसा वो करेगी अब हम वैसा ही करेंगे। हाँ, सुन लिया तुमने? तुम्हारे ये दोनों दोस्त अब तुम्हारी नहीं मेरी बात मानते हैं। जाने दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मुझे। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती थी और तुम हमारी शादी होने देना नहीं चाहते थे। तुमने मुझे मार दिया, इसलिए अब बदला तो मैं लूंगी। नहीं, जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो। राघव, प्रतीक, अपने दोस्त को अपने साथ ले चलो। और फिर अगले कुछ ही पल में ये खबर फैल जाती है कि संजीव ने अपने ऑफिस के बाथरूम में हाथ की नस काट कर आत्महत्या कर ली। ये खबर सुनने के बाद राजीव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और हो सकता है कि अब अगली बारी उसी की हो। यही सोचकर राजीव डर के मारे शहर छोड़ देता है और दूसरे शहर के एक होटल में पहुंचता है। सर, आप 313 नंबर के रूम में रुक जाइए। वो कमरा और उसके बाहर का व्यू दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आपको जरूर पसंद आएगा। ठीक है, अगर कोई भी मुझसे मिलने आए तो उसे मना कर दीजिएगा। मेरे बारे में किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? राजीव जब अपने कमरे में जाता है और खिड़की खोलकर बाहर देखता है, तभी वहां बाहर उसे 4 लोग एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये देखकर राजीव घबराकर कमरे की खिड़की बंद कर लेता है। तभी अचानक से उसे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे कदमों से चलकर राजीव अपने कमरे के दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि वो रिसेप्शन वाली लड़की खड़ी है। क्या हुआ? आप यहाँ पर क्यों आई हैं? सर, कमरे की एसी में कुछ प्रॉब्लम है और आज हमारा टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा एक बार चेक करके देख लेती हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। अब जैसे ही लड़की कमरे में आती है, दरवाजा बंद हो जाता है। उस लड़की की आंखें एकदम लाल हो जाती है और वो पलटकर राजीव के चेहरे की तरफ देखती है। कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? सर, मैंने बताया ना, मैं आपकी कमरे का एसी ठीक करने आई हूँ। राजीव उस लड़की की खतरनाक आंखों को देखकर बुरी तरह से डर जाता है और भागकर उस कमरे से निकलकर वापस होटल के रिसेप्शन पर पहुंचता है। ये देखकर राजीव के डर का ठिकाना नहीं रहता जब वो रिसेप्शन पर उसी लड़की को देखता है। आप यहाँ? लेकिन अभी तो आप मेरे कमरे में ऊपर आई थी ना? सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो यहाँ रिसेप्शन पर हूँ। और आप कौन है? मेरा मतलब बिना चेक इन आप होटल के अंदर कैसे चले गए? क्या बकवास है? अभी कुछ देर पहले तो मैंने यहाँ पर चेकिंग किया था। आपने मुझे रूम नंबर 313 दिया था। सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे होटल में इस नंबर का कोई कमरा ही नहीं है। मैं पागल हो जाऊंगा मैं। क्या करूं? कहाँ जाऊं मैं? तभी अचानक से राजीव ने देखा कि वो पूरा का पूरा होटल खंडहर में तब्दील हो गया। खून से भीगी हुई अंजलि उसके सामने खड़ी थी। तुम मेरे जाल में फंस गए हो राजीव। मुझसे दूर भागना चाहते थे ना, लेकिन देखो अब और पास आ गए। क्यों कर रही हो ये सब? तुमने ही मेरे भाई और राघव, प्रतीक सबको मारा है ना? बिल्कुल ठीक पहचाना, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे लेकिन क्यों? आखिर मेरे भाई ने और मैंने किया क्या है? जिस रात हमारी शादी होने वाली थी ना, उस रात तुम्हारे भाई ने पहाड़ी से धक्का देकर मुझे मार दिया। और इस काम में तुम्हारे भाई के वो दोनों दोस्त प्रतीक और राघव भी शामिल थे। अरे लेकिन मैंने क्या किया? तुम मुझसे किस बात का बदला लेने आई हो? तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं था। अपने भाई के दिए हुए एक झूठे लेटर को तुमने सच मान लिया। तुम्हें भी इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं।
और अगले ही पल राजीव की खून में सनी लाश उस खंडर के बीचों बीच पड़ी थी।